भारत, जो पुराने जमाने से ही ज्ञान की भूमि रहा है, दुनिया में कभी खूब चमकता था। यहाँ की सभ्यता बहुत अमीर और अलग अलग तरह की थी, जैसे कई सारी परंपराओं से बुना हुआ एक खूबसूरत कपड़ा। नालंदा और तक्षशिला जैसे बड़े बड़े लर्निंग सेंटर्स दूर दूर के देशों से स्कॉलर्स को खींचते थे जो यहाँ सीखने आते थे। मसाले, कपड़े और कीमती पत्थर यहाँ से दुनिया भर में जाते थे, जिससे भारत ग्लोबल ट्रेड का एक बड़ा हब बन गया था और यहाँ खूब पैसा था। शहर फल फूल रहे थे, कला निखर रही थी और सोच विचार गहरे हो रहे थे, जिससे एक ऐसी लेगेसी बनी जो हजारों साल तक चली। ये वो जमीन थी जो अपनी दौलत के लिए जानी जाती थी, सिर्फ चीजों की दौलत नहीं बल्कि कल्चर और ज्ञान की भी। यहाँ अलग अलग तरह के कम्युनिटीज खुशी खुशी रहते थे और इस बड़ी सी जमीन पर तरक्की कर रहे थे। हर कोई इसकी अनोखी पहचान बनाने में अपना हिस्सा डाल रहा था। फिर दूर यूरोप से बदलाव की हवाएं चलने लगी। ट्रेडर्स आए भारत की मशहूर दौलत की तलाश में। उनमें से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे, शुरू में तो पता भी नहीं चला, अपना असर बढ़ाना शुरू किया। शुरू में उनका फोकस सिर्फ व्यापार पर था, समुद्र के किनारों पर ट्रेडिंग पोस्ट्स बनाना। लेकिन भारत की अंदरूनी दौलत और यहाँ के पॉलिटिकल माहौल की उलझनों ने उन्हें नए मौके दिखाए। कंपनी के इरादे सिर्फ ट्रेड से आगे बढ़ गए। उन्होंने लोकल पॉलिटिक्स में दखल देना शुरू कर दिया, एक राजा को दूसरे के खिलाफ भड़काना। ये धीरे धीरे बढ़ता हुआ दखल भारतीय उपमहाद्वीप के लिए एक नए मुश्किल चैप्टर की शुरुआत थी, जिसने इसकी किस्मत को बहुत गहरे तरीकों से बदल दिया। 1757 में प्लासी की लड़ाई एक बहुत अहम मोड़ था, एक सीधा साफ टर्निंग पॉइंट। ये कोई पारंपरिक तरीके से बड़ी मिलिट्री जीत नहीं थी, बल्कि पॉलिटिकल चालबाजी और धोखे से हासिल की गई जीत थी। इस घटना ने बंगाल, जो एक अमीर सूबा था, उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का दबदबा पक्का कर दिया। यहाँ से उनकी ताकत एक बेल की तरह पूरे देश में फैलने लगी। कंपनी का राज एक्सप्लॉयटेशन का दूसरा नाम बन गया। रिसोर्सेज को तरीके से लूटा गया। टेक्सटाइल्स जैसी लोकल इंडस्ट्रीज को जानबूझकर ब्रिटिश सामान को फायदा पहुंचाने के लिए कमजोर किया गया और भारी टैक्स ने किसानों को गरीब बना दिया। जो दौलत कभी भारत की पहचान थी, वो बाहर जाने लगी, एक दूर के आइलैंड देश को अमीर बनाने के लिए। कंपनी राज के इस दौर ने एक ज्यादा फॉर्मल, डायरेक्ट कॉलोनियल शासन की नींव रखी। भारतीय समाज पर इन बदलावों का गहरा असर पड़ा। राजकाज और इकोनॉमी के पुराने तरीके बिगड़ गए। उनकी जगह अक्सर ऐसे स्ट्रक्चर लाए गए जो ब्रिटिश हितों को पूरा करने के लिए बनाए गए थे। अंदर ही अंदर एक बेचैनी और गुस्सा पनपने लगा। कई इलाकों की अच्छी खासी इकोनॉमिक लाइफ कॉलोनियल पॉलिसीज के दबाव में मुरझाने लगी। जो गांव कभी आत्मनिर्भर थे, वे अब ज्यादा डिपेंडेंट और कमजोर हो गए। इस दौर ने आजादी के लिए एक लंबे और कठिन संघर्ष का मंच तैयार किया, क्योंकि भारत की आत्मा दबी हुई जरूर थी पर बुझी नहीं थी। जो गुस्सा अंदर ही अंदर सुलग रहा था, वो आखिर 1857 में फूट पड़ा। जो एक सिपाही विद्रोह के तौर पर शुरू हुआ था, वो जल्द ही एक बड़े विद्रोह में फैल गया, जिसे अक्सर भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। मंगल पांडे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब और तांत्या टोपे जैसे बहादुर लीडर्स सामने आए, जिन्होंने अंग्रेजों की ताकत को चुनौती दी। हालांकि इस विद्रोह को आखिरकार बड़ी सख्ती से दबा दिया गया, लेकिन इसने ब्रिटिश राज की नींव हिला दी। इसने दिखाया कि विदेशी राज के खिलाफ भारतीयों में कितना गुस्सा था और वो अपना राज चाहते थे। इस दौरान दी गई कुर्बानियां आने वाली पीढ़ियों के फ्रीडम फाइटर्स के लिए इंस्पिरेशन का एक मजबूत सोर्स बनी और हिम्मत की एक कहानी देश के दिलो दिमाग में बस गई। 1857 के विद्रोह के बाद बड़े बदलाव आए। ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर दिया गया और भारत सीधा ब्रिटिश क्राउन के राज में आ गया। क्वीन विक्टोरिया को भारत की एम्प्रेस घोषित किया गया। हालांकि अंग्रेजों ने एडमिनिस्ट्रेटिव सुधारों और ज्यादा मजबूत मिलिट्री ताकत से अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश की, लेकिन विरोध की भावना खत्म नहीं हुई, बल्कि इसने नए, ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड रूप लेने शुरू कर दिए। पढ़े लिखे भारतीयों ने अपनी शिकायतें बताने और ज्यादा रिप्रेजेंटेशन की मांग करने के लिए एसोसिएशंस और प्लेटफॉर्म बनाने शुरू कर दिए। मॉडर्न भारतीय राष्ट्रवाद के बीज, जिन्हें 1857 की घटनाओं ने सींचा था, अब अंकुरित होने लगे। धीरे धीरे लेकिन मजबूती से एक देशव्यापी आंदोलन के लिए जमीन तैयार कर रहे थे। 1915 में मोहनदास करमचंद गांधी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे और अपने साथ एक नया हथियार लाए, सत्याग्रह यानी सत्य की ताकत। ये फिलॉसफी अन्याय के खिलाफ बिना हिंसा के विरोध करने की बात करती थी। गांधी जी भारत की आत्मा को समझते थे, यहाँ की गहरी आध्यात्मिक परंपराओं को और खेती किसानी से जुड़ी सच्चाइयों को। वो आम लोगों से इस तरह जुड़े जैसे पहले कोई नेता नहीं जुड़ा था।
उन्होंने सबसे पहले अपने तरीके लोकल संघर्षों में अपनाए, जैसे नील किसानों के लिए चंपारण आंदोलन और फसल खराब होने से परेशान किसानों के लिए खेड़ा सत्याग्रह। इन शुरुआती सफलताओं ने शांतिपूर्ण विरोध की ताकत दिखाई और देश भर में जनता को एकजुट करना शुरू कर दिया। गांधी जी के चमत्कारी लीडरशिप में आजादी की लड़ाई एक सच्चा जन आंदोलन बन गई। उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और आखिर में 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट जैसे देशव्यापी अभियान चलाए। लाखों आम भारतीय, मर्द और औरतें, अमीर और गरीब, हर तबके के लोग आजादी के लिए जेल गए, पुलिस की लाठियां खाईं और बहुत मुश्किलें सही। दशकों के लगातार संघर्ष के बाद भारत को आखिरकार 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली। लेकिन इस बड़े मौके पर बंटवारे का दुखद दाग लग गया, जिसने उपमहाद्वीप को बांट दिया और भयानक हिंसा और लोगों के उजड़ने का कारण बना। ऐसे जख्म छोड़े जिन्हें भरने में पीढ़ियां लग जाएंगी। आजादी मिलने के बाद एक नया देश बनाने का बड़ा काम शुरू हुआ। एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई, जिसे इतने बड़े और अलग अलग तरह के देश के लिए एक संविधान बनाने का काम सौंपा गया। डॉ बी.आर. अम्बेडकर की काबिल चेयरमैनशिप में इस बॉडी ने लगभग 3 साल तक विचार विमर्श किया। इसके नतीजे में बना भारत का संविधान, जिसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। उसने भारत को एक सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाया। इसने सभी नागरिकों को फंडामेंटल राइट्स दिए, न्याय, आजादी, बराबरी और भाईचारे के सिद्धांत पक्के किए और एक पार्लियामेंट्री सिस्टम वाली सरकार का ढांचा तैयार किया। ये डॉक्यूमेंट वो नींव बना जिस पर मॉडर्न भारत बनना था। ये हमारे फाउंडिंग फादर्स की सोच का सबूत था। भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू मॉडर्न भारत के एक मुख्य आर्किटेक्ट थे। उन्होंने एक ऐसे देश का सपना देखा जो न सिर्फ पॉलिटिकली आजाद हो, बल्कि इकोनॉमिकली आत्मनिर्भर और सोशली आगे बढ़ने वाला हो। उन्होंने प्लान्ड डेवलपमेंट का रास्ता अपनाया। उनका मानना था कि लाखों लोगों को गरीबी से निकालने में सरकार की एक अहम भूमिका है। शुरुआती साल बहुत चुनौतियों से भरे थे। सैकड़ों रियासतों को इंडियन यूनियन में मिलाना, बंटवारे के रेफ्यूजीज को फिर से बसाना और एक स्टेबल डेमोक्रेसी की नींव रखना। नेहरू जी के लीडरशिप ने इन शुरुआती मुश्किल वक्त में एक दिशा और मकसद दिया। उन्होंने मजबूत डेमोक्रेटिक संस्थाएं बनाने की कोशिश की, तेजी से इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल ग्रोथ हासिल करने के लिए नेहरू जी ने 5 ईयर प्लान्स का कंसेप्ट शुरू किया। ये बड़े ब्लूप्रिंट्स थे जिन्होंने पब्लिक इन्वेस्टमेंट को जरूरी सेक्टर्स की तरफ मोड़ा। भाखड़ा नांगल डैम जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए गए, जिन्हें अक्सर मॉडर्न भारत के मंदिर कहा जाता था। स्टील प्लांट्स, हेवी इंजीनियरिंग यूनिट्स और इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी IITs और इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट IIMs जैसे साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशंस बनाए गए ताकि देश में ही काबिलियत बढ़ाई जा सके। फोकस एक मजबूत इंडस्ट्रियल बेस बनाने और साइंटिफिक सोच को बढ़ावा देने पर था, जो एक ऐसे देश के लिए जरूरी चीजें थीं जो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हो और दुनिया में अपना रास्ता खुद बनाना चाहता हो। 1960 के दशक में ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ एक बड़ी कामयाबी मिली। लगातार खाने की कमी का सामना करते हुए भारत ने नई एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज अपनाई, जिसमें ज्यादा पैदावार देने वाले बीज, फर्टिलाइजर्स और बेहतर सिंचाई के तरीके शामिल थे। डॉ MS स्वामीनाथन जैसे दूरदर्शी लोगों ने नॉर्मन बोरलॉग जैसे इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर इस बदलाव की अगुवाई की। इससे अनाज का प्रोडक्शन जबरदस्त तरीके से बढ़ा, जिससे भारत खाने के मामले में आत्मनिर्भर हो गया। इसी के साथ भारत ने साइंस और टेक्नोलॉजी में भी शानदार तरक्की की। डॉ होमी जे भाभा ने भारत के एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम की नींव रखी, जबकि डॉ विक्रम साराभाई ने इसके स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत की, जिससे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO बना, जिसने आगे चलकर दुनिया भर में नाम कमाया। चौथा भाग, दरवाजे खोलना, इकोनॉमिक शिफ्ट्स और एक कनेक्टेड नेशन। 1990 के दशक की शुरुआत तक भारत एक बड़े इकोनॉमिक संकट का सामना कर रहा था। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बहुत कम हो गए थे और देश अपने इंटरनेशनल कर्ज चुकाने में डिफॉल्ट करने की कगार पर था। लेकिन ये मुश्किल हालात एक बड़े बदलाव के लिए कैटलिस्ट बन गए। 1991 में
प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव और फाइनेंस मिनिस्टर डॉ मनमोहन सिंह के लीडरशिप में भारत ने बड़े इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का रास्ता अपनाया। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसीज, जिन्हें अक्सर एलपीजी कहा जाता है, शुरू की गईं, जिससे लाइसेंस और कंट्रोल का वो जाल टूट गया जिसे लाइसेंस से राज भी कहते थे और जिसने दशकों तक इकोनॉमिक ग्रोथ को रोक रखा था। ये एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट था। इन रिफॉर्म्स ने भारतीय इकोनॉमी को दुनिया के लिए खोल दिया। ट्रेड बैरियर्स कम किए गए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया गया और प्राइवेट सेक्टर को इकोनॉमिक एक्टिविटी को आगे बढ़ाने में बड़ी भूमिका दी गई। इसका असर बहुत बड़ा और बदलने वाला था। नई इंडस्ट्रीज खूब फली फूली और जो पहले से थीं वो और ज्यादा कम्पिटिटिव हो गई। कंज्यूमर्स के लिए चॉइसेस बढ़ गईं और एंटरप्रेन्योरशिप की एक नई लहर शुरू हुई। भारत ग्लोबल इकोनॉमी के साथ और ज्यादा जुड़ने लगा, इंटरनेशनल बिजनेसेस को अट्रैक्ट करने लगा और अपनी कंपनीज के लिए विदेशों में फैलने के नए मौके बनाने लगा। देश धीरे धीरे लेकिन पक्के तौर पर ज्यादातर स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी से हटकर ज्यादा मार्केट ओरिएंटेड सिस्टम की तरफ बढ़ रहा था, जिससे इनोवेशन और एफिशिएंसी को बढ़ावा मिल रहा था। इस नए इकोनॉमिक दौर का एक सबसे शानदार नतीजा था भारत के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर का उदय। बेंगलोर, हैदराबाद और प्यूने जैसे शहर बड़े ग्लोबल आईटी हब्स में बदल गए। भारतीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और आईटी प्रोफेशनल्स ने अपने स्किल्स और एक्सपर्टीज के लिए दुनिया भर में नाम कमाया। इन्फोसिस, वाइप्रो और टीसीएस जैसी कंपनीज घर घर में जानी जाने लगी, जो दुनिया भर के क्लाइंट्स को सॉफ्टवेयर सर्विसेज और सॉल्यूशंस देती थी। इस आईटी बूम ने न सिर्फ लाखों जॉब्स पैदा की, बल्कि भारत की फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स को भी काफी बढ़ाया और एक टेक्नोलॉजिकली केपेबल देश के तौर पर इसकी इमेज को भी बेहतर किया, जिससे बढ़ते हुए मिडिल क्लास को बहुत फायदा हुआ। आईटी रेवोल्यूशन के साथ साथ एक और टेक्नोलॉजिकल लहर देश भर में फैली, मोबाइल फोन रेवोल्यूशन। बहुत कम समय में मोबाइल फोन्स अमीरों की लग्जरी चीज से करोड़ों भारतीयों के लिए एक जरूरी टूल बन गए। मोबाइल नेटवर्क्स के तेजी से फैलने और सस्ते हैंडसेट्स मिलने से देश के दूर दराज के कोने भी जुड़ गए। इस रेवोल्यूशन ने कम्युनिकेशन को सबके लिए आसान बना दिया, लोगों को एम्पावर्ड किया, बिजनेसेस को बदल दिया और इंफॉर्मेशन और सर्विसेज तक पहुंच को ऐसे तरीकों से आसान बनाया जो पहले कभी नहीं हुआ था। इसने दूरियां कम की और लोगों को करीब लाया। भारत के सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और डिजिटल एज में इसके सफर में एक अहम भूमिका निभाई। 5वां भाग, द डिजिटल होराइजन, इनोवेशन और भारत का असेंट। आईटी और मोबाइल रेवोल्यूशंस की नींव पर भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव लॉन्च किया। इस एम्बिशियस प्रोग्राम का मकसद भारत को एक डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी और नॉलेज इकोनॉमी में बदलना है। इसके मुख्य ऑब्जेक्टिव्स में सभी नागरिकों, खासकर रूरल एरियाज में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाना, डिजिटल लिटरेसी को बढ़ावा देना और गवर्नमेंट सर्विसेज को इलेक्ट्रॉनिकली यानी ई गवर्नेंस के जरिए देना शामिल है। आधार, जो हर नागरिक के लिए एक यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी है, और यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस जैसे इनिशिएटिव्स ने डिजिटल पेमेंट्स में क्रांति ला दी है, जिससे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस बहुत आसान और बड़ी आबादी के लिए एक्सेसिबल हो गए हैं और टेक्नोलॉजी रोजमर्रा की जिंदगी में और घुल मिल गई है। इस डिजिटल पुश ने एक जबरदस्त स्टार्टअप कल्चर को भी बढ़ावा दिया है। भारत दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम्स में से एक बनकर उभरा है, जहां हजारों युवा एंटरप्रेन्योर्स ई कॉमर्स और फिनटेक से लेकर हेल्थ टेक और एडटेक जैसे अलग अलग सेक्टर्स में इनोवेटिव वेंचर्स लॉन्च कर रहे हैं। शहर इंक्यूबेटर्स, एक्सेलरेटर्स और कोवर्किंग स्पेसेस से गुलजार हैं, जो इनोवेशन और रिस्क लेने की भावना को बढ़ावा दे रहे हैं। सरकार ने स्टार्टअप इंडिया जैसी पॉलिसीज के जरिए इस इकोसिस्टम को एक्टिवली सपोर्ट किया है, जिसका मकसद ग्रोथ और जॉब क्रिएशन के लिए अच्छा माहौल बनाना है। कई भारतीय स्टार्टअप्स ने यूनिकॉर्न स्टेटस हासिल किया है, जिनकी वैल्यू $1 बिलियन से ज्यादा है, जो देश की जबरदस्त एंटरप्रेन्योरियल टैलेंट को दिखाता है। नई टेक्नोलॉजीज की बदलने वाली ताकत को पहचानते हुए भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर खास फोकस कर रहा है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 भी स्किल डेवलपमेंट, क्रिटिकल थिंकिंग और 21वीं सदी की जरूरतों के हिसाब से ढलने पर जोर देती है, जिसमें एजुकेशन में एआई को शामिल करना भी है। भारत का लक्ष्य एआई डेवलपमेंट और एप्लीकेशन के लिए एक ग्लोबल हब बनना है, जिसके लिए वो अपने बड़े टेक्निकल टैलेंट और डेटा का इस्तेमाल करें। एआई में रिसर्च और डेवलपमेंट को हेल्थ केयर और एग्रीकल्चर से लेकर स्मार्ट सिटीज और नेशनल सिक्योरिटी जैसे कई फील्ड्स में बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि देश टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की अगली लहर के लिए तैयार हो सके।
एक गुलाम देश से एक उभरती हुई ग्लोबल पावर तक भारत का सफर इसकी हिम्मत और जोश का सबूत है। आत्मनिर्भर भारत या सेल्फ रिलायंट इंडिया का विजन इसके डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करने, मजबूत सप्लाई चेन्स बनाने और जरूरी सेक्टर्स में इंपोर्ट्स पर निर्भरता कम करने की कोशिशों को राह दिखा रहा है। ये अलग थलग रहने के बारे में नहीं है, बल्कि दुनिया की भलाई में ज्यादा असरदार तरीके से योगदान देने के लिए अपनी काबिलियत बनाने के बारे में है। जैसे जैसे भारत एआई के युग में आत्मविश्वास से आगे बढ़ रहा है, वो अपने पुराने जमाने का ज्ञान और अपनी युवा आबादी की उम्मीदें साथ लेकर चल रहा है और अपने लिए और दुनिया के लिए एक ज्यादा खुशहाल, बराबर और सस्टेनेबल भविष्य बनाने में एक अहम भूमिका निभाने के लिए तैयार है।